कोहरे से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सीखी आज हमने। कोहरे से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सीखी है हमने कि जब आपको रास्ता आगे ना दिखाई दे रहा हो, जब आपको आगे रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो आपको अपनी स्पीड को स्लो कर देना चाहिए। आपको अपनी स्पीड को स्लो कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि आपके जो सफलता के रास्ते हैं वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे और आप उस मंजिल को ज़रूर पा लेंगे, धीरे धीरे चलते हुए कछुए की तरह, पर आप पाएंगे ज़रूर। तो कभी कभी रुकना भी ज़रूरी होता है और संभलना भी ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग टीजीटी फिजिक्स का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और मॉडल पेपर बेस्ड जैसे क्वेश्चन 2001 से लेकर के 2016 तक आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का निचोड़ लेकर के आया हूँ, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैंने एक मैराथन पहले से अपलोड कर रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। दूसरा आज मैं दे रहा हूँ, आज लगभग सारा खत्म हो जाएगा आपका फिजिक्स का। और जब आप एग्ज़ाम देके वापस आइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो मैंने पढ़ाया है उससे कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आज मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ थर्मल वेलोसिटी से। थर्मल मीन्स उष्मा से। सबसे पहले उष्मा में 2-3 कन्वर्जेशन दिए हुए, रूपांतरण दिए हुए हैं, उन रूपांतरण को आपको समझना है। उस रूपांतरण से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन याद होनी चाहिए, एक चीज़ और याद होनी चाहिए कि जो ताप है वो कैसी क्वांटिटी है। ताप कैसी क्वांटिटी है? तो ताप एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो मैं लिखता हूँ आपके लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटीग्रेड से। आपके पास 4 टाइप के पैमाने होते हैं, सेंटीग्रेड, रिम्यूर, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, 4 टाइप के पैमाने होते हैं। तो पहला पैमाना हो गया सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में कितने भाग होते हैं? एक जो लैब में रखा हुआ सेंटीग्रेड मीटर होता है उसमें 100 भाग होते हैं, 100। ठीक है, पर हम इक्वेशन को दूसरी लिख रहे हैं, F-32/9 और इज इक्वल R/4। ये कौन सा पैमाना है? रिम्यूर। और T-273/1.15 भी लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा 5। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर होगा 100, यहाँ पर होगा 100, यहाँ पर होगा 180, यहाँ होगा 80, यहाँ होगा 100। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाला फार्मूला है, ये आपको याद रखना है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। ये हो गया 100, ये हो गया F-32/180 इज इक्वल R/80 इज इक्वल टू T-2733.1.5 डिवाइडेड बाई 100। इतना हो गया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा? तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दी। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनका कन्वर्जेशन याद रखना है, इक्वेशन भी याद रखनी है आसानी से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला इसमें आएगा कि सेंटीग्रेड और, पहला क्वेश्चन इस टाइप का जो बहुत बार पूछा गया है वो ये आएगा कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर इक्वल ताप कौन सा है, समान ताप कौन सा है। ठीक है, तो वो होता है, अगर हम इन दोनों को बेस्ट करें तो इनके बीच में टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हो गया, ये आपको याद रखना है, पहला हो गया इनका। फिर दूसरा आपको याद रखना है इसके बीच में, किसके बीच में? फ़ारेनहाइट और रिम्यूर के बीच में जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कौन सा है, मतलब इक्वल पैमाना कौन सा है। मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर x रख दूँ, यहाँ पर भी x रख दूँ, तो उस x की वैल्यू आएगी -40। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा, अगर f और r की वैल्यू को मैं x कर दूँ, x मान लूं, तो यहां से जो एक वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी -2.56 F एंड R। ठीक है, यहां से 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ये एक हो गई, एक इसका। मतलब इन दो का जो है, जो समान ताप होगा वो इतना होगा, इन दो का समान ताप -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड होगा, 25.6 माइनस का फ़ारेनहाइट एंड रिम्यूर होगा। और इसका और इसका, ये तो आपको पता ही है, अगर कोई ताप सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, पहले आप ये समझ लीजिए। दूसरा,
अगर फॉरेनहाइट और इसमें हमें रिलेशन निकालना हो, अगर फॉरेनहाइट और इसमें रिलेशन निकालना हो तो कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी, आर और टी में अगर रिलेशन निकालना हो तो वो हो जाएगा आपका माइनस का 1092 पॉइंट कुछ आएगा इतना, इन दोनों के बीच का माइनस का 1092.6, ठीक है, 1092.6 टेम्परेचर माइनस का रहेगा आर और इसका, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। मैंने तो सॉल्व करके चेक कर लिया है, फिर भी आप एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। इतना हो गया, ये सारे पैमाने लगभग आपके इक्वल हो गए हैं। और फॉरेनहाइट और इसमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कितना हो जाएगा 575 पॉइंट कुछ। वैसे तो क्वेश्चन जो एग्जाम में पिछले साल आया था, मतलब 2013 में जो क्वेश्चन एक आया था पीजीटी में आई थिंक, उसमें 576 पॉइंट कुछ दिया था ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे मैच नहीं कर पाएंगे। तो 575 पॉइंट कुछ होता है इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी बराबर करने पर ये वैल्यू आती है 575 पॉइंट कुछ, ठीक है। ये आपको भी याद रखना है। पहले तो ये हो गया इतना, आपके लिए जो सिंपल चीज़ है वो मैंने बता दी, ठीक है। अब इसके आगे जो इसमें दिया हुआ है कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो मैं एक एक करके आपको निकाल के बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला हम लोग लेते हैं -40, तो आपने बहुत बार निकाल के रखा है तो उसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला, तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले इसको x मान लेना, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। आपको ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आसानी रहेगी, c/5 r/4 f-32/9 t-273.15/100, ये आपको याद रखना, बहुत सिंपल है। फिर से समझ लीजिए, c/5 f-32/9 t-273.15/100, सॉरी मैं 5 वाला बोल रहा हूँ ना, 5 और r/4 ये हो गया, इससे c/5 f-32/9 r/4 t-273.15/5, ये आपको याद रखना है, ठीक है। t-273, हाँ ठीक है। ये जहाँ पे t लिखा हुआ है ये केल्विन टेम्परेचर है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो मैं एक से लेके सारी चीज़ें आपको धीरे समझाता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन टेम्परेचर में कितना लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको प्लस का 273 लिख देना है और ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। अब जब केल्विन की बात हो गई तो केल्विन से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि 0 केल्विन पर जो है आपका अर्धचालक कैसा बिहेव करता है, तो पूर्णतः अचालक हो जाता है, ठीक है, इंसुलेटर बन जाता है। ये हो गया। दूसरा समझ लीजिए, जैसे कि 73 ले लीजिए या 77 ले लीजिए, 127 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें, फिर इसमें 273 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 400 केल्विन, ठीक है। ये एक हो गया, बेसिक क्वेश्चन है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि आपसे कहेगा कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 10 डिग्री का चेंज किया गया, 10 डिग्री का चेंज किया गया है, 10 डिग्री का चेंज किया गया है, तो केल्विन में कितना चेंज हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब कभी भी किसी भी पैमाने में जब चेंजेस लाए जाते हैं, परिवर्तन किया जाता है दो टेम्परेचर्स के बीच में, अगर चेंजेस लाया गया है तो वो चेंजेस हमेशा सेम रहता है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। इतना हो गया। अब आ जाइए इसमें अब हमने बताया आपको कि इसके और इसके बीच का जो सेम टेम्परेचर होता है वो -40 होता है, तो हमने ले लिया c को ले लिया x/5, फिर f को भी ले लिया x, क्योंकि सेम टेम्परेचर हमको निकालना है, x -32/9, ठीक, कितना हो गया। अब ये इधर जाएगा 9x हो जाएगा, इधर जाएगा 5x हो जाएगा, 9x इज इक्वल 5x माइनस का, अब देखो 32 को 5 से क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 150 + 10 मतलब 140, ठीक है, 5 है 15 और सॉरी 160 हो जाएगा, 140 लिख दिया, ठीक है ना, 5 2 10 15 16 160 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर माइनस का 160, इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -40, तो ये x का -40 जो वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू क्या है, फॉरेनहाइट और सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जरूर आएगा, ठीक है। इतना हो गया। आगे चलते हैं, f और r में रिलेशन निकालते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा f। ये हो गया पहला हमारा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर ये वाली वैल्यू बराबर कर दें, ये और ये वैल्यू बराबर कर दें, तो हो जाएगा x माइनस 32/9 इज इक्वल टू x/4। ठीक है, इसे क्रॉस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4x माइनस का 8 12 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कोई भी माइनस कर लीजिए, मैं इसको माइनस कर ले रहा हूँ जिससे आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 5x, ये वाला इधर गया, 5x इज इक्वल का माइनस का 1 to 8। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 5 2, यहाँ बचेगा 2 आपका 5.6। ये देखिए आ गया माइनस का। ठीक है, ये इतना हो गया। आपके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अगर आपका ये 2 मिनट भी आपने इसको याद कर लिया, मान लीजिए 2-3 नंबर याद करने अगर आपने याद कर लिया तो आपके 2 मिनट बन जाएंगे। 2 मिनट में आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तीसरे पे आ जाइए। r और इसके बीच में, इसके बीच में निकालते हैं। ठीक है, क्रॉस और गुणा भाग आपको करना है सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा है x/4 इज इक्वल टू x माइनस 273.15/5। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणा भाग करना है, गुणा भागा करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x और यहाँ जाएगा हो जाएगा 4x और इसमें क्रॉस होगा माइनस का 4 इंटू 1.5 हो गया। ये लीजिए, आप इसको क्रॉस कर लीजिए। अब आप जब क्रॉस करेंगे ये इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 से 1 जाएगा बचेगा, 5 से 4 जाएगा बचेगा 1 और 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल के रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 12 28 1 29 29 और 10 कितना हो गया, 10 96 हो गया। देखिए तो 10 96 मैंने पहले 10 92 पहले से मैंने लिख रखा है आपके लिए, इतना हो गया। अब एक ये रह गया f माइनस 32 और t माइनस 273.15 वाला, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 हो गए, चौथा मैं यहाँ लगाता हूँ आपके लिए, चौथा ये हो गया, चौथा मेरा हो गया लग रहा। तो x माइनस 32/9 इज इक्वल टू t माइनस 273.15/5। तो क्रॉस कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 160, क्रॉस करने पे 32 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा। मैंने यहाँ पे t लिख दिया, यहाँ x लिखना था हमको, बताइए कैसे काम चलेगा। x 9x हो गया ये हमारा, 9 इंटू 273.15। ठीक है, मैं अभी इसे कट नहीं कर रहा क्योंकि काटने पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे काटा नहीं। अब इसको हम लेके जाएंगे इस तरफ, इसको लेके आएंगे इस तरफ, तो हो जाएगा 9 273.15 माइनस 160 इज इक्वल टू 4x। ये तो हो जाएगा ना, 9 से 5 जाएगा बचेगा 4x। अब देखिए 4 से अगर हम ऐसे काट दें सिंपल तरीके से तो ये हमें कम क्रॉस करना पड़ेगा। हमने 4 काटा है, बचेगा 40। ठीक है, और ये हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 यहाँ हो गया 6, यहाँ बचा 3, 8 हो गया 32 और यहाँ बचा 1 और ये हमारा हो जाएगा कितना, 11 2 68.2, इतना हो गया। अब 68.2 को हम क्रॉस कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 575.6 x इज इक्वल। तो ये आपको याद रखना है, ये चारों कंजर्वेशंस हैं, आपको ये याद रखने हैं जिससे आपको एग्जाम में ये सॉल्व ना करने पड़े। ठीक है, तो ये पहला कंजर्वेशन हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर केल्विन टेम्परेचर पर 10 केल्विन का परिवर्तन हुआ है दो तापों के बीच में, 10 डिग्री का दो तापों के बीच में परिवर्तन हुआ है, या ऐसे बोल देगा कि 273 से 283 के बीच में 10 केल्विन चेंजेस आते हैं, तो तब डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 लिख लीजिए, 20 से 30, हाँ नहीं ऐसे नहीं भैया, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है। इतना चेंजेस आता है तो बताइए कि केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंजेस करने पर कितना परिवर्तन होगा। मतलब
यहाँ पर केल्विन चेंजेस दिया है, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन होने पे कितना चेंजेस आएगा ये आपको बताना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे लिखना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस आएगा। आप ये याद रखिए, कोई भी चेंजेस जब भी होते हैं तो उसका चेंजेस सभी पर इक्वल से, मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री का चेंज हुआ है तो 10 फ़ारेनहाइट यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, 10 रिमेंबर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, 10 केल्विन यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। आप ये लिख लीजिए, जो मैंने बताया ना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आगे आपका सिलेबस देख के बताता हूँ फिर आगे क्या पढ़ना है। आगे अब हम लोग को देखना होगा, आई थिंक हमारा सिलेबस इतना हो गया। पैमाने में रूपांतरण हो गया, तापमान का परम ताप, तापीय साम्य, तापमान का परम ताप, ये देखना है। तो तापमान टेम्परेचर के बारे में बात करना है, तापीय साम्य के बारे में बात करना है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर दो वस्तुएं तापीय साम्य में है तो तीसरी वस्तु के साथ में अगर वो कांटेक्ट में है तो तीनों वस्तुएं तापीय साम्य में हो जाएंगी। एग्जाम्पल समझिए, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसका 50 डिग्री है, ठीक है, और इसका 0 डिग्री है, इसका 0 डिग्री है, इसका कितना था, 20 था, इसका 50 था, इसका 0 था, तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, सबका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। यही तापीय साम्य है। मतलब क्या है, A बराबर B बराबर C। अगर किसी भी एक क्षण का टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है, तो A B C का टेम्परेचर कितना, तीनों का बराबर। यही तापीय साम्य का नियम है। ताप एक अदिश राशि है, इसलिए आपको याद रखना, परंतु ताप प्रवणता सदिश राशि है, ठीक है। ताप प्रवणता सदिश राशि है पर ताप अदिश राशि है। वैसे ही उष्मा कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, ठीक है। इतना हो गया आपका रूपांतरण, मैंने बता दिया। आगे क्या है इसमें, आगे आपका दिया हुआ है अब तापीय साम्य हो गया, ठोसों में प्रसार, रेखीय प्रसार, बाह्य एवं घनाकार सरल रेखीय बहाव, इतना। पहले मैं प्रसार के बारे में बात करता हूँ। तो प्रसार के बारे में पढ़ना है, मतलब जो इंक्रीमेंट होता है किसी भी मेटल में या किसी भी लिक्विड में या किसी गैस में, वो कैसे क्या होता है, मैं इसकी बात करता हूँ। तो लिक्विड से पहले मैं सॉलिड की बात करता हूँ। सॉलिड में 3 टाइप के जो है प्रसार होते हैं, 3 टाइप के प्रसार होते हैं। पहला होता है रेखीय, क्षेत्रफली और आयतनीय, मतलब घनाकारी वाला भी, ठीक है। तो रेखीय प्रसार कैसे होता है, जब लंबाई में परिवर्तन हो जाए। लंबाई से मान लो ये L लेंथ का वायर है, इसमें टेम्परेचर दिया गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ बढ़ गई तो यहाँ पर एक विकृति बन जाएगी। वो विकृति आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ने की वजह से इसमें एक चीज़ जनरेट हो जाएगी। चीज़ क्या है, वो जनरेट है अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक। तो हम यहाँ पर एक छड़ ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये हमारी एक छड़ है, ठीक है, इसकी एक्चुअल लेंथ है जो है वो L है, एक्चुअल लेंथ इसकी L है। अब इसको जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्चुअल में रखी हुई थी, हमने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया। अब क्या होगा, अगर हम इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तब क्या होगा, आपको ये समझना है। तो हमने इसका टेम्परेचर पहले कितना था, पहले 25 था, फिर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर में हमने क्या कर दिया, चेंजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी एक्चुअल लेंथ इतनी बढ़ गई, मान लीजिए डेल्टा L बढ़ गई, या सॉरी L2 बढ़ गई, ठीक है। अब इसकी नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L2 बढ़ गई, या डेल्टा L ही मान लीजिए, चलिए डेल्टा L ले लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बढ़ी हुई लेंथ जो है, जो बढ़ी हुई लेंथ है वो कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए जो है रेखीय प्रसार गुणांक होता है। जो बढ़ी हुई लेंथ है इसकी डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा, यहाँ पे अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये। तो मात्रक होता है, देखिए L से L कैंसिल हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है, या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे, L से L कैंसिल, ये नीचे जाएगा तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल अल्फा की वैल्यू, ये हो गया आपका। अब इतना हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछा जाएगा कि ये एक L लेंथ का वायर है, इस L लेंथ के वायर का तापमान, लंबाई सब दी हुई होगी आपको। अब उससे बोलेगा कि इसके ऊपर एक कवर करना है, कवर चढ़ाना है, ठीक है, कुछ भी चढ़ाना है इसके ऊपर। या ऐसे क्वेश्चन ले लीजिए कि हमारे पास एक लोहे का छल्ला है, ठीक है, छल्ला नहीं सॉरी रॉड है, उस रॉड को कवर करना है दूसरे लोहे के, मतलब
जैसे कि हमारे पास एक रॉड है, सरिया, जो सरिया नहीं होती, जो घरों में सरिया लगती है, वो सरिया है, उसको हमें कवर करना है उसी मेटल से, दूसरे मेटल से कवर करना है, तो कितना टेम्परेचर दिया जाए कि वो उसे सही से कवर कर पाए, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देता हूँ कि विकृति क्या होती है। विकृति होती है E इज डेल्टा एल बाई एल। तो विकृति डेल्टा एल बाई एल होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही कोई यूनिट होती है। ठीक है, अब विकृति कहाँ पर आती है, तो अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात कर रहे हैं तो आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ बेसिक, y इज इक्वल एफ बाई ए इंटू ई होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, तो आप इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा कि बढ़ी हुई लंबाई देगा, टेम्परेचर देगा आपको, तो आपको उस हिसाब से लगाना है। सपोज करिए कि यहाँ पे टेम्परेचर T0 था शुरुआत में, फिर जब हमने इसको बढ़ा दिया T2 कर दिया, T1 कर दिया। ठीक है, T1 कर, दोनों में डिफरेंस जितना आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 था और यहाँ पे 50 था, डिफरेंस आया 40 कर लीजिए, 40 था, डिफरेंस आया 15, तो वो 15 डिफरेंस यहाँ यूज होगा। शुरुआत में इसकी लेंथ 20 थी, बाद में बढ़ाने पे 35 हो गई, 20 थी 35 हो गई, डिफरेंस कितना है 15, वो 15 यहाँ पर आप यूज करेंगे तब अल्फा का मान निकलेगा। इसी प्रकार बीटा पे आ जाइए, अगर हम इस रॉड की लेंथ को छोड़ के इसकी लंबाई और चौड़ाई पर बात करें, लंबाई और चौड़ाई पर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ये बी हो गया, ये हो गया एल। अगर हम लंबाई और चौड़ाई पर बात करें तो इसका डेल्टा ए जो क्षेत्रफल चेंज होगा, क्षेत्रफल में जो चेंजेस आएंगे वो क्षेत्रफल में चेंजेस किसके बराबर हो जाएगा, बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी के। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में भी हो सकता है, बेलन के लिए भी हो सकता है, पाई आर स्क्वायर एच भी हो, वो तो आयतन में चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर में पूछा जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि एल इंटू बी में भी पूछ सकता है, कभी लंबाई में बढ़ा के दे देगा, कभी चौड़ाई में कर देगा। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, फिर भी आपको समझ रखना है कि नॉर्मल तरीके से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा और बीटा। इसी प्रकार अगर हम किसी भी क्यूबाइड की बात करें, घन की बात करें, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी तो तीनों में चेंजेस होंगे। ठीक है, अगर तीनों में चेंजेस होंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं घनाकारी, जो आपके सिलेबस में दिया है, घनाकारी आयतन प्रसार गुणांक या आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो आयतन प्रसार गुणांक हिंदी में इतना अच्छा लिखा रहता है कि क्या बताएं आपको, कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना हो गया, ये गामा हो गया, वी हो गया, डेल्टा टी हो गया, सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पिछली बार एक क्वेश्चन ये बना था कि एक पहिया चालक, मतलब एक रक्षा चालक के पहिए को उसका लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई ये दी हुई है। अगर उस पर एक लोहे का छल्ला चढ़ाना है तो कैसे, क्या उसमें आपको वर्क कराना पड़ेगा या कैसे आप उसका बी निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर वी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभी छल्ले वाला क्षेत्रफल से ही पूछ लेता है, पाई आर स्क्वायर से लग जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर माइनस आर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी, पाई आर 1 जो चेंज हुआ है वो वाला, पाई आर 2 जो चेंज हुआ है वो वाला। मतलब अगर कोई पहिया दिया हुआ है, उस पहिए में कोई चेंजेस कर रहा है, मतलब उस पर हमें नाल बैठानी है। जैसे कहते हैं जो पहिया जो रिक्शा वाला होता है उसके ऊपर लोहे का कवर लगाना होता है। अगर लोहे का कवर लगाएंगे तो उसे गर्म करेंगे, गर्म करने पे लोहे का प्रसार होगा, प्रसार करने के बाद उसे हम सेट करेंगे। वहाँ से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, हालांकि 2003 और 4 का पेपर बहुत ही टफ था, नहीं 2003 नहीं 2009 का पेपर बहुत टफ था, 10 का पेपर टफ था। वहाँ से बहुत ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बने थे। हालांकि इतना टफ हमारे हिसाब से आने की उम्मीद नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए आराम से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों का जो वो यूनिट होता है वो सेम होता है। यूनिट सेम होने का मतलब ये है तीनों का यूनिट क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तीनों में रिलेशन भी होता है अल्फा बीटा गामा। मैं रेड से लिखता हूँ, रेड कलर से, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बाबा गामा बाबा बराबर 1 2 एंड 3। ये हो गया अल्फा बीटा गामा का रिलेशन। अल्फा बीटा गामा 1 2 3 होता है, अल्फा बीटा 1 2 होता है, अल्फा बीटा 1 2 होता है। कभी कभी ये आपसे रिलेशन ही पूछ लेता है। ठीक है, कभी कभी ये करता है 1 बाई में कर देगा, 1 बाई अल्फा इज इक्वल 1 बाई बीटा इज इक्वल 1 बाई गामा इज इक्वल इतना, तो अल्फा बीटा का मान बताइए, गणित लगवा देता है आपसे। ठीक है, तो आप उसको उस हिसाब से देखिए। थोड़ा पानी पी लेते हैं। इतना हो गया, ये आपका प्रसार हो गया। ठीक है, ये आपका सॉलिड में प्रसार है। तो
एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा बेसिक सा कि अगर हम सॉलिड में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रसार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, गैसों में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, प्रसार होता है। लिक्विड में क्या होता है, प्रसार होता है। तीनों में प्रसार होता है, पर लिक्विड वाला भी हम पढ़, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ लिक्विड वाला ही पढ़ते हैं इसके बाद, हाँ इसके बाद यही पढ़ते हैं, है ना। तो लिक्विड पढ़ते हैं इससे पहले, इसमें तो कुछ और पता नहीं। यहाँ पे सिलेबस में क्या है, अब ठोसों का रेखीय बहाव हो गया, सरल रेखीय बहाव के रूप में आइसोद्रविक ठोस, उसमें चल अवस्था, ताप प्रवणता, हाँ ठीक है, हाँ ताप प्रवणता, अच्छे एवं बुरे चालक, वो तो बाद में बात है। तो इतना हो गया, हम एक साथ पढ़े रहे क्योंकि आगे भी यही सेम टू सेम दिया, तो इसी कॉन्सेप्ट ही आगे चलते सीधे आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते सीधे द्रव पे चलते हैं। तो द्रव में सबसे पहले एक फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम की जान है, जहान है, सब कुछ है, कि जल का असंगत व्यवहार, ठीक है, कैसे का काम करता है। सबसे उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में दो टाइप के प्रसार होते हैं, एक आभासी प्रसार होता है, एक वास्तविक होता है। आभासी प्रसार में हम सिर्फ देखते हैं कि लिक्विड जो है वो सतह बढ़ रहा है, ठीक है, सतह उसकी बढ़ रही है। मैं यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ बढ़िया सा चित्र। ये एक फर्नेस है, ठीक है, इस फर्नेस के ऊपर एक हमने केतली रख दी, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल है, मान लीजिए ये स्टील का है ये, और यहाँ तक अभी यहाँ तक है ये। हमने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने के बाद हमको मालूम चला कि इस द्रव का प्रसार हो गया, इतना, मतलब ये फर्नेस यहाँ तक थी, ये ए तक इसका प्रसार, ये शुरुआत में ए पर थी, अब ये बी पर पहुँच गई है, तो ये प्रसार हो गया। ये हुआ इसका आभासी प्रसार। आभासी प्रसार ऐसा प्रसार होता है जिसमें बर्तन जो दिया हुआ होता है, उस बर्तन को हम काउंट नहीं करते हैं कि उस बर्तन का प्रसार हुआ कि नहीं हुआ। आप खुद एक दिमाग लगाइए, अगर आपके पास स्टील का एक बाउल होगा, उस बाउल को आप गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में आप देखेंगे थोड़ा सा स्टील का बाउल भी फैल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि किसी भी मेटल को गर्म करने पर उसका प्रसार होता है। तो ये आभासी प्रसार गुणांक तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रियल एक्चुअल वाला है उसमें क्या होगा, हम बर्तन को भी काउंट करेंगे। जब बर्तन को काउंट करेंगे तो ये बी तक पहुंचा, वो नीचे सी तक पहुंच जाएगा, मतलब सी पर आ जाएगा। जब हम इसका देखिए, ये आभासी वाला कहाँ तक पहुंचेगा, बी तक। अब जब रियल वाला काउंट करेंगे तो वो पहुंचेगा सी तक, मतलब इसके बीच में मतलब क्या है, शुरुआत में हमने काउंट किया कि इसकी लंबाई जो है, आभासी लंबाई जो है, जब हमने द्रव की काउंट की तो काउंट करने के बाद हमें मालूम चला कि जो आभासी लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। परंतु हमने प्रसार, जो बर्तन का प्रसार, वो प्रसार को हमने लिया नहीं। जब हमने प्रसार को लिया नहीं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कमी कर देगा। जब हम उसको ऐड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर मान लीजिए उसने प्रसार किया, जब 2 सेंटीमीटर वो करेगा, शुरुआत में 10 था, 2 कम कर दीजिए, 8 बचेगा, तो वास्तविक प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर आभासी और प्लस बर्तन का, मतलब बर्तन का प्रसार गुणांक प्लस आभासी आभास गुणांक। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लीजिए, आयतन प्रसार गुणांक लिक्विड का, तो लिक्विड के लिए हो जाएगा आभासी और प्लस, ये रियल वाला है, यहाँ पर लिखेंगे हम यूटेंसिल्स, मतलब यू। हालांकि यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो द्रवों में जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो इसमें कौन सी क्रियाएं होती है, संवहन होती है, ठीक है। और इसमें सॉलिड में कौन सी होती है, चालन होती है। विकिरण किसमें होती है, प्रकाश स्रोत में होती है। जिस सन से हमारे पास लाइट आती है, लाइट सोर्स आता है, उसमें विकिरण होता है, ओके। अब जल का असंगत व्यवहार आप समझ लीजिए। ये हमारे पास एक फिगर है, ये मान लीजिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल मैं यहाँ से इसको, मैंने ये बहुत बड़ा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होता है सबसे कम होता है, सबसे कम आयतन 4 डिग्री पर होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। 4 डिग्री से ऊपर जाने पर जल का आयतन बढ़ता है। दूसरा, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आने पर जल का आयतन घटता है। 0 डिग्री पर कितना होता है, ज़्यादा होता है, किससे, 4 डिग्री से ज़्यादा होता है। इस टाइप के घुमाऊ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको वो याद रखना है। बहुत ही
दिमाग में अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप बिठा लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कितना होता है सबसे कम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व कितना होता है मैक्सिमम, m बराबर v इंटू डी होता है फॉर्मूला। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सबसे कम, घनत्व सबसे ज़्यादा, ठीक है। 0 से 4 आने पर आयतन घटता है, 4 से आगे जाने पर आयतन बढ़ता है। हो गया इतना। फिर दूसरा जाइए, 4 डिग्री पर घनत्व सबसे ज़्यादा, 4 डिग्री पर घनत्व सबसे ज़्यादा, यहाँ बना देता हूँ फॉर्मूला आपके लिए, ऐसे कर लीजिए। 4 डिग्री पर घनत्व सबसे ज़्यादा, 0 से 4 डिग्री जाने पर घनत्व बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर 4 डिग्री से और आगे टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ने पर घनत्व कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना है कि झील और समुद्रों में बर्फ़ जम जाने के बाद में, झील और समुद्र में बर्फ़ जम जाने के बाद में क्या होता है, वहाँ की मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ओके, ये हो गया आपका असंगत व्यवहार। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ से समझ लीजिए कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और आप एग्जाम देके आइएगा और फिर बताइएगा, यहाँ पे कमेंट करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ना मिले यहाँ से तो बताइएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया वो क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिलेंगे। ओके, अच्छा, अब आगे आपका दिया हुआ है ऊष्माचालन हो गया, साम्य अवस्था, ताप प्रवणता पे सीधे आ जाते हैं। ताप प्रवणता, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप ताप प्रवणता पे आते हैं। जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं, मतलब ठोस को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, उसमें होता है उष्मा का चालन होता है, ठीक है। पास रखे हुए अणु अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर जाते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो चालन में ताप प्रवणता क्या होती है, ताप प्रवणता उसे कहते हैं जब एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर की ओर फॉल होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया एक सिरा, यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और यहाँ पर 0 डिग्री, तो यहाँ से ये ऊपर वाला भाग है तो यहाँ पे ऐसे फॉल होगा, ठीक है। तो ताप प्रवणता जो है आपका, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है माइनस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एल हो जाएगी, मतलब लेंथ पे डिपेंड करेगी। और ताप प्रवणता एक सदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। ताप प्रवणता एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। यूनिट क्या होता है, केल्विन पर मीटर। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये जो माइनस यहाँ पर 40 दिया हुआ है ये कम हो रहा है आगे जाने पे, ठीक है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए जरा। अगर ये एक रॉड है, इस रॉड को हमने 2 जगह से जोड़ दिया, हालांकि क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या हो जाए, आज के ज़माने में तो कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये ले लीजिए 90 डिग्री टेम्परेचर हो गया यहाँ पे हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ हो गया 0 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ निकालना है आपको थीटा। तो थीटा निकालना है, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको थीटा निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, थीटा यहाँ पे रखिए, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। तीन पार्ट है ना इसके, तो 3 पार्ट दिए हुए, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 + 90 + 0/3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही मान लीजिए ये एक रॉड ऐसे दी हुई है, ये हो गया हमारा 40, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 100, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो 100 नहीं 120 ले लीजिए, कुछ कर लीजिए, कट जाए आसानी से, है ना। तो 60 हो गया और ये 60 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 40, थीटा यहाँ पे ले लीजिए, 40 + 60 + 20/3 कितना हो जाएगा 120, 40 हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा थीटा। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, जो पीजीटी में पूछा गया था। ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा 1, यहाँ थीटा 2, यहाँ पर और यहाँ पे बताना है कितना टेम्परेचर फॉल हो रहा है। या ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 0 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना फॉल 0 डिग्री का क्या इतने हलवा क्वेश्चन आते हैं बताइए, है ना। पर ट्रिक
ट्रिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों को। ओके, इतना हो गया। अब ये आपका इतना हो गया, तापी साम्य भी हो गया, ताप प्रवणता हो गई। अब आगे सिलेबस देखते हैं क्या आपका। आगे सिलेबस में दिया हुआ है आपका संवहन धारा, ऊष्मा का संवहन नहीं, ताप प्रवणता, अच्छे एवं बुरे चालक, ऊष्मा का संवहन, संवहन धारा और आभासी वास्तविक प्रसार मैंने आपको बता दिया है। अब ये बताते हैं अच्छे एवं बुरे चालक। अच्छे एवं बुरे चालक क्या होते हैं? अच्छे एवं बुरे चालक, अच्छे चालक वो होते हैं जिनकी ऊष्मा चालकता गुणांक हाई होता है। मेटल्स में इनफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनका ऊष्मा चालकता गुणांक बढ़िया होता है। कांच का कम होता है, मेटल्स का बढ़िया होता है। जो ये हमारे वुडन बोल्ड्स होते हैं उनका, कैसे मान लीजिए ये वाला बोल्ड है, इसका कम होगा। ठीक है, जिनका चालकता गुणांक ज़्यादा होगा, जिनका चालकता गुणांक ज़्यादा होगा उन वो बहुत ही अच्छे क्या होंगे? चालक होंगे। ठीक है, एक फार्मूला चलिए बताता हूँ मैं आपको, जो 2003 में शायद पूछा गया था, K बाई सिग्मा टी इज इक्वल कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट K अपॉन सिग्मा टी या रो टी ले लीजिए। K क्या है? चालकता गुणांक। सिग्मा क्या है? किसी भी चालक की प्रतिरोधकता, मान लीजिए प्रतिरोधकता, या किसी भी चालक की चालकता, किसी भी चालक की चालकता है ये। और ये क्या है? ऊष्मा चालकता गुणांक और चालकता और टेम्परेचर है, तीनों में संबंध ही होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2003 में पूछा गया, तो इस बार ही पूछने के चांसेस हैं। ओके, अच्छे और बुरे चालक आप समझ गए। जो अच्छे चालक होंगे वो जो अच्छे उत्सर्जक होंगे, और जो अच्छे अवशोषक होंगे। अच्छे अवशोषक मतलब ऑब्जर्व कर लें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सब अगर समझ लेते हैं तो आप अच्छे स्पीकर भी हैं। ठीक है, वैसे ही जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ का नियम है, उत्सर्जकता अपॉन अवशोषकता, उत्सर्जकता। तो ये हो गया उत्सर्जकता, ई इमिशन अपॉन ऑब्जर्वेशंस इन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये है किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ बाबा का नियम है। आप इसको भी याद रखिए, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 बार टीजीटी में पूछा जा चुका है, और पीजीटी में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। आपको ये याद रखना है। अब इसके आगे आपके अच्छे चालक हो गए, बुरे चालक हो गए। अच्छे चालक क्या होते हैं? जिनमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। बुरे चालक जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होती है, वो होते हैं बुरे चालक। ओके, और किरचॉफ का नियम है मैंने आपको बता दिया, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम में 2 क्वेश्चन बता दिया आपको, ये सब बता दिया आपको। अब आगे हमारा है संवहन धारा, आभासी और वास्तविक प्रसार मैंने पढ़ा दिया है। क्या है? हाँ, संवहन धारा पढ़ाता हूँ मैं आपको, और ऊष्मा का विकिरण पढ़ाता हूँ। उत्सर्जकता और अवशोषकता मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आपका रह गया है ऊष्मा का विकिरण और संवहन धारा। तो संवहन धारा क्या होती है? संवहन धारा किसी भी मेटल में भी हो सकती है, जो करंट होती है उसे हम ले सकते हैं, परंतु संवहन की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लिक्विड लेंगे। लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो नीचे का तल गर्म होता है, ऊपर का तल क्या रहता है? ये हमारा एक लिक्विड है, बीकर है। इस बीकर को हमने गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही यहाँ पर ये पार्टिकल गर्म होते हैं, ये ऊपर भाग जाते हैं। ये जब ऊपर भाग जाएंगे तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है, ये बगल वाले को एनर्जी देते हैं, इधर वाले को। हालांकि ऐसा गांव में तो होता नहीं है, गांव वाले तो खुद ही एनर्जी रख लेते हैं। ये जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा, या एक एटम नीचे आता जाएगा जो गर्म होगा, जो एनर्जी की तलाश में होगा। वैसे ही लगातार ऐसी क्रिया होती रहेगी। इस क्रिया को कहते हैं धारा का संवहन, मतलब संवहनी धारा। किसी भी लिक्विड में संवहनी धारा फ्लो होती है, ये धारा का फ्लो है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इसको ऐसे ही घुमाएं, हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, कैसे भी, यहाँ से भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से जाएगा तो यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, नेट जो होता है, नेट वेलोसिटी 0 रहती है, थर्मल वेलोसिटी जो नेट होती है वो 0 रहती है, ये आपको याद रखना। ओके, अब आ जाइए ऊष्मा का विकिरण। ऊष्मा का विकिरण कैसा है? तो सन से जो हमारे पास लाइट सोर्स आता है, जो सन से हमारे पास लाइट सोर्स आता है, जो सोर्स आता है वो किस फॉर्म में आता है? तो आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो विकिरण जो होता है, प्रकाश स्रोत एक विकिरण होता है, उस विकिरण के अकॉर्डिंग E = mc²। कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ से फॉर्मूले समझ लीजिए बस। तो E = mc², ये एक पूरा चैप्टर इसका दिया हुआ है, मैं वो उसको पढ़ाऊँगा। h न्यू = होता है c/λ, तो ये हो जाएगा hc/λ। ठीक है, hc/λ, और इस c से इस c वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m या p हो जाएगा
यहाँ लिख लीजिए P इज इक्वल mv या mc मैरी कॉम, ठीक है, h बाई लैम्डा। डी ब्रॉगली इक्वेशन भी यही से बनती है, लैम्डा इज इक्वल h बाई पी, ये हो गया हमारा। P इज इक्वल क्या होता है, मैंने कल ही आपको मैथ में बताया, P इज इक्वल 2m के रूट में होता है, ठीक है, 2m के रूट में होता है, और K इज इक्वल होता है आपका ev इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दिया हो तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2m के, पहला तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, दूसरा h बाई रूट m 2m ev नॉट, ये एक याद रखिए फॉर्मूला। इन सब फॉर्मूले से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से 12375 बाई ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एंगस्ट्रॉन, मतलब यहाँ से अगर आपको लैम्डा निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू दी हुई है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पर ये भी है कि अगर ये वाली वैल्यू चेंज हो, तो कैसे सॉल्व करना है। पिछले 2004 में या 5 में एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ से सीधे लैम्डा का मान पूछा था और ऊर्जा दी थी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, सीधे मान पूछ दिया, कोई मतलब ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा हलवा, ठीक है, इतना हो गया। अब ये हो गया हमारा उत्सर्जकता का नियम, और यहाँ से एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर रेडिएशन हो रही हो तो रेडिएशन के अकॉर्डिंग कैसे क्या काम होगा, ठीक है। तो आगे इसके देखते हैं हम लोग विकिरण के और कुछ नियम। इसके आगे दिया हुआ है आपका किरचॉफ का नियम, मैंने आपको बता दिया कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये हो गया आपका। दूसरा आपका दिया हुआ है किरचॉफ हो गया कृष्णिका। क्या ज़रूरी है कृष्णिका ब्लैक हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने ऊपर पड़ने वाला समस्त प्रकाश, समस्त विकिरण जो ऑब्जर्व कर ले, ठीक है, अवशोषित कर ले, उसे हम कहते हैं कृष्णिका। ज़रूरी नहीं है कृष्णिका ब्लैक ही हो, वाइट भी कृष्णिका हो सकती है, ठीक है। फेरी ने कृष्णिका कॉन्सेप्ट दिया था, एक सर्किल टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि फेरी ने कृष्णिका कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कृष्णिका हो गया आपको किरचॉफ का नियम मैंने बता दिया है। अब उसके आगे दिया हुआ है आपका बीन और सपेरे का नियम, मतलब बीन का नियम। तो बीन का नियम क्या था? बीन का नियम ये था कि अगर हम किसी भी मेटल या किसी भी पदार्थ या किसी भी तारे को या किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, ये था बीन का नियम। गर्म करने पर ये होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे लैम्डा कम होता जाता है, मतलब उसमें जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और लैम्डा कम होता जाता है। लैम्डा मतलब तरंगदैर्ध्य, उस प्रकाश स्रोत, जैसे मान लीजिए हम इस मेटल इसको गर्म कर रहे हैं, मेटल है, इसको गर्म करते जाएंगे, जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लैम्डा डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लोहे को गर्म करना स्टार्ट किया, लोहा शुरुआत में लाल था, लोहा जो शुरुआत में लाल था उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की होती है ना, तो शुरुआत में रेड था, जब हमने उसको और गर्म किया तो रेड से वो और कम हो जाएगा, मतलब विबग्योर होता है भैया, विबग्योर ये होता है। शुरुआत में रेड था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया ऑरेंज हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाया येलो हो गया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया ग्रीन हो गया, और बढ़ाया ब्लू हो गया, और बढ़ाया इंडिगो हो गया, फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया तो वायलेट हो गया। समझ रहे बात, ये हो जाता है। तो ये हमारा बीन का नियम है। तो बीन का नियम लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला हर एग्जाम में आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल बी इज इक्वल 2.9 10⁻³ और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर कैल्विन, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये आपको फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछेगा कि एक तारे का रंग लाल है, नीला है, हरा है, हाँ ऐसे मतलब लाल और नीला है, किस तारे का तापमान ज़्यादा है? नीले का तापमान ज़्यादा है, लाल का सबसे कम होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब इसी के आगे चलते हैं। वीन का नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। वीन के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए जो मतलब जो ग्रह हैं उनका कलर, ठीक है, उनका टेम्परेचर ज्ञात करते हैं, ये भी याद रखना है। स्टीफन कांस्टेंट पे आ जाइए। स्टीफन का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल
सिग्मा T4a ये। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 5.6 10⁻⁸ जूल। इसका हो गया जूल, इसका हो गया केल्विन -4 मीटर -2। ठीक है, केल्विन -4 जूल, हाँ केल्विन -4 मीटर -2 ये हो गया इसकी वैल्यू। अब यहाँ से क्या ज्ञात करते हैं, इनसे भी जो है तारे का कलर ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तारों का कलर ही ज्ञात करते हैं, इसमें भी यही वैल्यू दी हुई है स्टीफन कांस्टेंट। और बी नीतांक से जो है हम तारों का, सूर्य का टेम्परेचर नापते हैं। सूर्य का टेम्परेचर है कितना, 61,000 केल्विन शायद, अप्रॉक्सीमेट चेक कर लीजिएगा एक बार। इतना हो गया, ये आपके दो नियम हो गए। अब इसके आगे हमारा कौन सा नियम है अभी देख लेते हैं सिलेबस में। किसी कृषिका का विकिरण का प्लांक का नियम, ये मैंने आपको बता दिया, E प्लांक का नियम हो गया आपका। अवशोषकता किरचॉफ का नियम, वीन्स का नियम हो गया। किसी विकिरण का प्लांक का नियम हो गया। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण दाब एवं ऊर्जा घनत्व। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, तो ये एक होती है, मैं कहाँ लिखूँ अब, चलो थोड़ा साफ कर लेते हैं, उधर ही साफ करते हैं ना, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। विकिरण संबंधी जो नियम होते हैं वो कैसे क्या काम करते हैं ये आपको समझना है बस, उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से है। जैसे कि ये हो गया आपका रेडियो तरंग हो गई, ठीक है, माइक्रो तरंग हो गई आपकी, और विजुअल तरंग हो गई आपकी, जो विजुअल रेज होती हैं, है ना। और दूसरी वेव्स जो हैं उसकी गामा रेज हैं। ये सभी रेज कैसी रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो करती क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ई और बी में इफेक्टेड हो जाती हैं। और ई और बी का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ई और बी का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ई और बी। अच्छा ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी हुई है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब अगर परिवर्तन हो गया उसमें, तो कैसे क्या वैल्यू सॉल्व होगी। मतलब ये है जैसे कि अगर हमने एक वेव दे दी अल्फ़ा, एक वेव दी अल्फ़ा, उस अल्फ़ा में कुछ भी और भी वेव्स को ऐड कर दें, अगर बीटा को ऐड कर दें तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अल्फ़ा बीटा गामा ये सभी कैसी रेज है, ये कॉमन रेज है। तो पहले आती है आपकी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लैम्डा मैक्सिमम। रेडियो वेव्स, रेडियो सुना आप पहले, रेडियो वेव्स, रेडियो की तरंग सबसे ज़्यादा होती है। माइक्रोवेव, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये आप याद रखिए, लैम्डा मैक्सिमम होता है इसका। इनविजिबल रेज होती हैं, इनविजिबल वेव्स, रेडियो, माइक्रो, इनविजिबल, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, माइक्रोवेव, इनविजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, रेडियो, माइक्रो, अरे विजिबल यहाँ रहेगा, विजिबल ये तो भूल ही गया, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा रेज। गामा का ये लैम्डा से मिनिमम होता है और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ये बस इसी से यही पूछेगा। और विजिबल रेज में जो है आपका विबग्योर आता है, विबग्योर, उल्टा जाना चाहिए था ना, गड़बड़ हो गया, विबग्योर, ये हो गया, ठीक है, विबग्योर हो गया आपका। ये कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में ये होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये इतना हो गया। आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। पहला क्वेश्चन कि बताइए कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये है रेडियो, माइक्रो, इनविजिबल, विजिबल, इनविजिबल, हाँ ठीक है, इनविजिबल और विजिबल रेज, ठीक है, और अल्ट्रा, एक्सरेज एंड गामा रेज। एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। इतनी रेज दी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इन वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसका 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ये आपको याद रखना है बस। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य किसकी है, मिनिमम आवृत्ति किसकी है, मैक्सिमम किसकी है, बस, और कुछ नहीं पूछेगा। दूसरा पूछेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछेगा यहाँ से, विद्युत चुंबकीय में से UE = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ये क्या है, हमारा जो है घनत्व ऊर्जा है, ऊर्जा घनत्व है,
किसका, विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न ऊर्जा घनत्व। और मैग्नेटिक क्षेत्र में कितना बनेगा, 1/2 b²/μ0, ये हो गया। नेट कितना बनेगा, U = UE + UM, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ε0 E² + b²/μ0² ओनली, इतना हो जाएगा। अब एक यहाँ से आता है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें दिया है पॉइंटिंग वेक्टर E × B = μ0। इसको और सॉल्व करना चाहे, शिखर वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा B = b0/√2, E = e0/√2। आपकी दो वैल्यू आपको यहाँ से याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, E = हो जाएगा e0/√2 × b0/√2 × 1/μ0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा E0 B0 2 μ0। यहाँ से कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे या न्यूमेरिकल्स आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसके आगे दिया है आपका ऊष्मागतिकी। हम ऊष्मागतिकी में चलते हैं सीधे, वहाँ से कुछ जो आपके सिलेबस में दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर देता है ना। ऊष्मागतिकी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका दिया है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दृष्टिकोण से। दृष्टिकोण, ऐसे दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है घन कोण, एक होता है एक्चुअल कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन, दूसरे वाले कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा या जब आप अपनी BSc कंप्लीट करे होंगे तब आप पढ़े होंगे। बहुत ही सिंपल था घन कोण तो, पर बहुत सारे बच्चों को तो वो भी नहीं पता कि घन कोण एक्चुअल में होता क्या है ना। तो घन कोण और रेडियन एंड स्टेरेडियन, तो ये हो गया आपका। अब आपका सिलेबस में दिया हुआ है ऊष्मागतिकी सिलेबस में। इसके बाद है आपका ठोस, द्रव एवं गैस की विशिष्ट ऊष्मा मेयर का संबंध एवं एक परमाणुक द्विपरमाणुक गैसों के लिए ऊष्मा का अनुपात, ये दिया है। पहले उससे पहले दिया है शीतलन का नियम। स्टीफन का नियम मैंने आपको बता दिया है, शीतलन का नियम। तो शीतलन का नियम क्या है, अगर हम किसी भी टेम्परेचर के साथ में या हमें कोई टेम्परेचर दिया हुआ है और परिवेश का टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम इस रूम में हैं, मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री है, यहाँ टेम्परेचर जो है 20 है, टेम्परेचर यहाँ का 20 दिया हुआ है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से मेरा टेम्परेचर डेली मतलब पर सेकंड कम हो रहा है, उसके लिए एक फार्मूला दिया गया, उस फार्मूले का इस्तेमाल आप समझ लीजिए, बस वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बाकी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, बस बाकी चीज़ें नहीं बताता फालतू की। तो ये हो जाएगा हमारा dQ या dt, टेम्परेचर इन चेंज या एनर्जी, मतलब उसमें हीट में चेंज, d मतलब टाइम के साथ में, प्रोपोर्शनल टू T0 T1 + T2/2 - T0। यहाँ पर T1 T2 आपको याद रखना क्या है। देखिए T1 T2 यहाँ पर बॉडी का और कितने सेकंड में गिर रही उसका टेम्परेचर है, ये परिवेश का है, ये टाइम है, ये इसकी एनर्जी, ठीक है। जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसका ये चेंजेस है। जैसे कि मान लीजिए ये हमें इतना लिखा है, तो ये हो जाएगा T1 - T2/dt = K T1 + T2/2 - T0। ये आपका एनर्जी का इक्वेशन दिया है, यही न्यूटन का शीतलन नियम है। इसी नियम से 2 या 3 बार एक आपसे क्वेश्चन पूछे, 2016 में पूछा गया था, 2010 में पूछा गया था, 2003 या 2004 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा होगा, किसी भी परिवेश का टेम्परेचर 20 डिग्री है, 20 डिग्री है परिवेश का टेम्परेचर, ठीक है। 50 से 60 डिग्री पहुंचने पर, 50 से 80 डिग्री पहुंचने पर, मान लीजिए 50 से 80 डिग्री पहुंचने में समय लगता है 2 सेकेंड, समय लगता है 2 सेकेंड। तो 20 से 40 होने में, 20 से 60 होने में टाइम कितना लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिवेश का टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है पहले तो पहले तो इसका अंतर कितना है 30 का, तो हमने लिखा 30, t कितना है 2 सेकेंड, बराबर लगाया k लिखा, इनटू। अब देखिए दोनों को ऐड करिए, हो जाएगा
30, दोनों को आधा करेंगे तो हो जाएगा 65 माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा k इंटू 45। इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, 15 हो जाएगा, 15 कम 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, k की वैल्यू हो गई 1/3, ठीक, कितना हो गया ना। T2 निकालिए, यहाँ पे कितना चेंजेस है, 40 का अपॉन t निकालना है, k कितना है 1/3 इंटू कितना बढ़ रहा है 20 से 60 हो रहा है, मतलब 80, मतलब 80 का 2, दोनों को जोड़ देंगे, T1 20 60 हो गया 80, 2 से भाग के बटे 40, माइनस का कितना है 20, और ये कितना हो जाएगा 20/3 बराबर 40/t, 1 और ये हो जाएगा 2, t कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 6, t हो जाएगा हमारा 6, t हो जाएगा हमारा 6 सेकेंड। ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, dq अपॉन dt इज इक्वल k t1 प्लस t2 अपॉन 2 माइनस t0, ठीक है। आप ये वाली मैराथन, पिछली वाली मैराथन 2-3 बार देखिएगा, एक दिन में सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आप समझ लीजिए, सारी गारंटी है मेरी बात की। इतना हो गया, न्यूटन का नियम हो गया, शीतलन नियम हो गया। अब हम चलते हैं अपने उष्मागतिकी नियम पे। तो आपको उसमें 2-3 फॉर्मूले, W इज इक्वल जे क्यू याद रखना है पहले तो, जे क्यू, यहाँ जे की वैल्यू है 4.2, ठीक है। अब ये होता है जूल और ये होता है कैलोरी, ठीक है, जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल प्रति कैलोरी, ठीक है। 4.2 ये आपको पहला हो गया। अब इसमें ये तो नहीं पूछेगा, आपसे प्रथम नियम पूछता है। प्रथम नियम क्या होता है, dq इज इक्वल du प्लस dw, ठीक है। ऊष्मागतिकी नियम का पालन करता है, ये ऊष्मागतिकी नियम का पालन करता है। dq इज इक्वल du प्लस dw, ये नियम का पालन करता है। प्रथम नियम क्या है, शून्य नियम क्या है, सभी वस्तुएं जो, सभी नहीं, 2 वस्तुएं अगर तापीय शामी में हैं और वो अलग अलग तीसरी वस्तु के साथ में तापीय शामी में होंगी, तो तीनों वस्तुएं तापीय शामी में होंगी। तापीय शामी का मतलब ये है तीनों का टेम्परेचर इक्वल होगा, बस यही पाए, शून्य का नियम है। प्रथम नियम ये है, इसमें कुल दी गई ऊष्मा, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा कुछ कार्य में, और बाकी ऊर्जा जो बचती है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपका यहाँ से कुछ रूल है। अब सपोज करिए कि हमारा जो प्रक्रम है वो सम आयतनिक प्रक्रम है। प्रक्रम कई प्रकार के होते हैं, बहुप्रक्रम, समतापी, सम आयतनिक, समदाबी, जिसमें दाब समान रहे समदाबी होता है, जिसमें ताप समान रहे समतापी होता है, जिसमें आयतन समान रहे वो होता है सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम में कुल कार्य 0 होता है, कुल कार्य 0 होता है, इसलिए दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। समदाबी प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में जो है कार्य भी रहता है और प्लस आंतरिक ऊर्जा भी रहती है, उन दोनों का ऐड dq के इक्वल होता है। समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में थोड़े से चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब रुद्रोष्म प्रक्रम में, रुद्रोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें ऊष्मा ना दी जा सकती ना ली जा सकती, नेट 0 रहती है, रुद्रोष्म प्रक्रम ये होता है, ओके। तो रुद्रोष्म 0 हो जाएगा, बराबर du प्लस dw हो जाएगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एडायाबैटिक प्रोसेस, एडायाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, du प्लस dw इज इक्वल होता है 0, ठीक है। सम आयतनिक, सम आयतनिक में होता है dq इज इक्वल du प्लस 0। सम आयतनिक में कार्य कितना होता है, सम आयतनिक में कार्य हो जाता है 0, किसी गैस पर किया गया कार्य 0 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है कि सम आयतनिक सम दाब पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर mst, पहले मैं फॉर्मूला आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, Q बराबर ms डेल्टा t, ठीक है, ms डेल्टा t। तो सम आयतनिक पर क्या हो जाएगा, समदाबी पे क्या हो जाएगा, बस आपको यही याद रखना है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्रीडम समझना पड़ेगा, स्वतंत्र कोटियाँ समझनी पड़ेंगी। स्वतंत्र कोटियाँ क्या होती हैं, किसी भी पार्टिकल की स्वतंत्र रूप से गतियाँ, जितने प्रकार से वो गतियाँ कर सकता है उसे हम उसकी स्वतंत्र गतियाँ कहते हैं, स्वतंत्र गतियाँ कहते हैं। से एक परमाणु स्वतंत्र गति कर सकता है 3, 2 परमाणु 5, गड़बड़ हो गया क्या नहीं, सही है। एक परमाणु जो है गति करता है वो 3 होती है, 2 परमाणु 5 और 3 परमाणु कभी कभी वो 3 करता है, मतलब 6 करता है, कभी कभी 7 भी कर देता है। तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए एग्जाम में जो बहुपरमाणु वाला होता है वो क्वेश्चन नहीं आता, 3 परमाणु वाला क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आगे तो बताता हूँ, है ना। तो ये आपका हो गया Q बराबर mst। अगर हम
स्थिर आयतन पर लेंगे तो CV हो जाएगा ये S हमारा, अगर स्थिर दाब पे लेंगे तो ये हमारा CV हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा du/dt इज इक्वल CV, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब मेयर का फॉर्मूला होता है CP माइनस CV इज इक्वल R। ठीक है, और इसी के बराबर होता है FR/2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, FR/2, वैसे du इज इक्वल dt इज इक्वल टू होता है 1/2 FR। ठीक है, 1/2 FR इंटू dt ये होता है, अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा du इज इक्वल 1/2 FR dt। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली इक्वल टू द du, यहाँ से हो जाएगा, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी एग्जाम में आता है ना ही कभी पूछ जाता है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, CP माइनस CV इक्वल इतना हो गया। अब एक परमाणु के लिए, एक परमाणु F होता है 3, द्विपरमाणु के लिए होता है F5 और त्रिपरमाणु के लिए होता है F6 भी होता है, 7 भी होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमें यहाँ से CP और CV की वैल्यू निकाल के रखनी है, बस और कुछ नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से एक परमाणु के लिए, एक परमाणु के लिए। ठीक है, एक परमाणु के लिए CV हो जाएगा हमारा कितना, 3R/2। ठीक है, 3R/2। अब हमें पता है CP इज इक्वल होता है CV प्लस R, CP इज इक्वल CV प्लस R, मतलब यहाँ पर 1.5 दिया है तो यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 5/2R। ये हो गया हमारा CP और CV। अब आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, एक फॉर्मूला क्या याद रखना है, CP/CV इज इक्वल गामा। रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए एक फॉर्मूला और याद रखना है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हालांकि ये सब आपसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, पर हालांकि आएंगे नहीं। ठीक है, ये गामा होता है ग्राम परमाणु कणुओं की संख्या। समतापी और रुद्रोष्म का जो वक्र होता है उनका अनुपात भी गामा होता है, ये भी आपको याद रखना है, मेमोरी में रखिए। फिर दो परमाणु के लिए आ जाइए, द्विपरमाणु के लिए हो जाएगा आपका, दो परमाणु के लिए आपका CV हो जाएगा 5/2R, CP कितना हो जाएगा 7/2R। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। CP माइनस CV इक्वल R भी आपको याद रखना है। ऐसे ही त्रिपरमाणु के लिए भी याद रखना है, त्रिपरमाणु के लिए रख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया बताइए कि गामा का मान बताइए एक परमाणु के लिए। तो एक परमाणु के लिए गामा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैं निकाल रहा हूँ दो परमाणु के लिए। पहले गामा इज इक्वल CP है 7/2R अपॉन 5/2R, R से R कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 7/5, तो ये काटेंगे कितना हो जाएगा 1.4। दो परमाणु के लिए 1.4 होता है। ठीक है, एक परमाणु के लिए गामा कितना हो जाएगा 3/2 CP अपॉन 5/2 R/3/2R, R से कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा 5/3, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 1.6 एक परमाणु के लिए, दो परमाणु के लिए 1.4। ठीक है, ऐसे करके त्रिपरमाणु के लिए भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो फार्मूला है गामा इज इक्वल 1 + 2/f, 2/f। इस फॉर्मूले से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एज इट इज उतनी ही वैल्यू आई, गामा इज इक्वल 1 + 2/f। यहाँ पर f क्या है, फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स है। जैसे कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, गामा CP अपॉन CV दिया है, यहाँ से हमने फॉर्मूला ड्राइव करके निकाला है, f और गामा में रिलेशन। ओके, इतना हो गया। अब इतने में से एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। अब इसके आगे चलते हैं, जो हमारा CP CV का हो गया। अब इसे चलते हैं कैलोरीमीटर पे, जो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप लिख लीजिए। Q इज इक्वल होता है ms डेल्टा T, ये हुई दी गई ऊष्मा। ऐसे ही अगर ली गई ऊष्मा हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर किसी भी द्रव का टेम्परेचर 40 डिग्री है, ठीक है, और उसमें जो है 20 डिग्री टेम्परेचर का लिक्विड मिला दिया गया है, ठीक है, तो मिश्रण का ताप कितना हो जाएगा, मिश्रण का ताप कितना हो जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर है मान लीजिए 2 kg था और ये था हमारा 1 kg,
ठीक है, 2 kg था 1 kg था, तो कैसे निकालना है, T इज इक्वल M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2, बस कर दीजिए आगे। तो M1 कितना है, 2 किलो हमारा है, 40 टेम्परेचर दिया हुआ है, प्लस 20 ये दिया है, 1 इसका टेम्परेचर है, और 2 1 3, तो कितना हो जाएगा 80 और 20 100, तो 100 आगे 3 ये हो जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो जाएगा मिश्रण का टेम्परेचर। आपको बस ये निकालना है। अब जल तुल्यांक का क्वेश्चन आ जाता है। जल तुल्यांक क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल को गर्म करने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल को गर्म करने के लिए बर्तन को दी गई ऊष्मा और उसी बर्तन से जल को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा जल तुल्यांक कहलाता है। जल तुल्यांक का मात्रक कितना होता है, तो ग्राम में होता है, ये आपको याद रखना है। ग्राम में इसका मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। आपको ये जो है रूल मालूम चल गया। अब इसके आगे आपको याद रखना है गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, Q इज इक्वल ml। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है, 80 किलो कैलोरी पर kg, ये हो गया एक। Q इज इक्वल हो जाएगा ml, ये है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पर इस L की वैल्यू हो जाएगी 540 किलो कैलोरी पर kg, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आ गया कि हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एक द्रव है, उस द्रव में जो है हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड का, या मान लीजिए बर्फ़ मिला दी, हमने बर्फ़ मिला दी 2 kg बर्फ़ मिला दी, तो मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे करेंगे, उसके लिए जो मिडल टेम्परेचर हो जाएगा वो टेम्परेचर होगा T इज इक्वल MT1 माइनस का M2L अपॉन M1 प्लस M2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे इसमें से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड का द्रव है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का द्रव है जिसका तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 kg है, ठीक है, 1 kg। उसमें 200 ग्राम बर्फ़ मिला दी गई, 200 ग्राम बर्फ़ मिला दी गई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो M1 हमारा कितना दिया है, 2 kg दिया हुआ है, ये लिक्विड है, टेम्परेचर इसका दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। M2 कितना है, 200 ग्राम है, इसको कर लीजिए 5 kg और इसको कर लीजिए 1 kg, ठीक है। 1 kg मिला दिया गया। टेम्परेचर उसका तो आपको पता है 0 पर 0 रखने से कट जाएगा, तो आपको रखना ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा M1 T1, इसको क्रॉस करिए कितना हो जाएगा 5 10, ये हो गया 10 मतलब 100 माइनस का 80, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 1 6, ये हो जाएगा कितना हमारा, हो जाएगा 20/6, ये काट करेंगे हो जाएगा 10/3, ये काटेंगे कितना हो जाएगा 3.33 आ जाएगा। 3.33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बचेगा उसका बीच में, जब उसे कट करेंगे तो उसका टेम्परेचर 3.33 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी यहाँ से इसकी यूनिट पूछ लेता है, किलो कैलोरी पर kg होगा या कैलोरी पर ग्राम होगा या फिर कैलोरी पर ग्राम होगा। यहाँ पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 लिखी है मैंने, पर 539 के आसपास होती है, ठीक है। इसके आगे आपके सिलेबस में अब क्या दिया है, हाइग्रोमीटर दिया हुआ है, मैंने अनुपात बता दिया, मेयर संबंध बता दिया, कैलोरीमेट्री बता दिया, ऊष्मागतिकी प्रथम नियम बता दिया। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, हाँ फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फेज डिफरेंस ऐसे वो एक होता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु में क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं वो CO2 पर काम करता है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। अब आपका दिया हुआ है आगे हाइग्रोमीटर हो गया, और अब दिया है प्रकाश। अब आगे आ जाइए प्रकाश पे, प्रकाश दिया हुआ है, ठीक है, प्रकाश भाई। तो प्रकाश में क्या दिया होगा, सबसे पहले अब परावर्तन, प्रकाश का नियम जो है परावर्तन से स्टार्ट होता है। परावर्तन स्टार्ट करते हैं। परावर्तन में क्या होता है, सबसे पहले समतल दर्पण से स्टार्ट होता है। समतल दर्पण में जो परावर्तन दिया हुआ होता है वो परावर्तन के नियम के अनुसार I और R की वैल्यू बराबर होती है। जैसे
उससे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिबिंबों की संख्या। 360 बटे थीटा, 360 अपॉन थीटा, n इज इक्वल। अगर ये वैल्यू सम आएगी तो आपको विषम करना पड़ेगा, अगर विषम आएगी तो विषम एज इट इज रखना है, ठीक है। सम संख्या आने पर एक से लेस करके ही आंसर देना है और विषम आने पर एज इट इज रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो दर्पणों को हम एक साथ 30 के एंगल पे रखते हैं तो बनने वाले दर्पणों की संख्या कितनी होगी, मतलब कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो 360 भागित 30, 3 से काटोगे 12, 12 सम है, 1 घटाएंगे तो बचेगा 11 बनेंगे, ठीक है। अगर विषम आएगी तो हमें इसे एक एज इट इज रखना है, अगर सम आएगा तो उसमें से एक लेस कर देना है, ओके। ये हो गई प्रतिबिंबों की संख्या। अब आ जाइए परावर्तन पर। तो परावर्तन स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, परावर्तन से पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सा रूल। ये हो गया हमारा, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित। तो ये आई और आर की वैल्यू बराबर होती है, इसमें आई बराबर आर होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, ये भी याद रखिए 3 × 10⁸, ये तो आपको बचपन से याद होगा, मीटर पर सेकेंड। पर कभी कभी खेला हो जाता है सर, यहाँ से कैसे खेला होता है देखिए, ये मीटर दिया हुआ है ना, तो 3 × 10⁸ इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब ये देगा ना तो आपका दिमाग खनक जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे तो आप ये भी याद रखिए, ओके। इतना आई इज इक्वल आर हो गया। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं मौखिक, जैसे कि एक दर्पण में, समतल दर्पण में, ये हमारा समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण कैसी इमेज बनाता है? समतल दर्पण आभासी, सभी प्रकार की इमेज आभासी बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है ए, तो इसकी डिस्टेंस है 10, तो यहाँ से वो 10 सेंटीमीटर दूर दिखेगा, पहली बात तो ये ए डैश, ठीक है। अगर इसकी स्पीड, इसको बढ़ा देता हूँ मैं, ये हो गया डिस्टेंस का, डिस्टेंस रूल हो गया। अगर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पर हमको इसकी स्पीड कितनी दिखेगी? 40 मीटर पर सेकेंड दिखेगी, जस्ट डबल दिखेगी। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तीसरा, अगर इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है AB है, तो यहाँ पर भी हाइट इसकी AB ही दिखेगी। ये हो गया है, ठीक है। 3 ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर किसी भी समतल दर्पण के सामने एक मनुष्य 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो दर्पण में हमें 40 का दिखेगा। अगर एक दर्पण के सामने कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, उसकी हाइट 3 मीटर है, तो दर्पण में भी उसकी एक्चुअल हाइट ही दिखेगी। दूसरा ये है कि अगर एक दर्पण के सामने कोई मनुष्य खड़ा हुआ है और वो 10 मीटर दूर है तो दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा और 10 मीटर अंदर होगा। 10 मीटर अंदर, कभी कभी यहाँ से ये खेल हो जाता है कि आपसे पूछ लेता है कि दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब और मनुष्य की वास्तविक दूरी दोनों का ऐड कितना होगा, मतलब अंदर से दूरी और बाहर दूरी का कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी तो 20 हो जाती है, ठीक है। याद रखिए दोनों का ऐड हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, अगर हम दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दें तो परिवर्तित किरण कितनी हो जाएगी? तो 2π हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने एंगल को 20 डिग्री घुमा दिया तो अपवर्तित किरण, मतलब जो वापस जा रही परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी? तो 40 डिग्री घूम जाएगी, 40 डिग्री घूम जाएगी। अगर दर्पण को हम क्षैतिज से ऐसे करके 20 डिग्री घुमा दें, सब शुरुआत में 20 डिग्री था मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसे था, हमने इसको 20 डिग्री घुमा दिया तो कितना एंगल चेंज हो जाएगा? तो 40 का एंगल अब परावर्तित किरण का चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि कितनी हाइट का शीशा रखा जाए कि इंसान जो मनुष्य है उसे पूरा देखा जा सके, उसे पूरा देखा जा सके। तो h/2 हाइट का, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है 6 मीटर का है, कोई इंसान 6 मीटर का है और 6 मीटर का, मैं लिखता हूँ आपके लिए, मैं लिख ही नहीं रहा कुछ। तो अगर एक दर्पण दिया हुआ है, ये दर्पण दिया हुआ है और इंसान की हाइट जो है 6 मीटर है, तो दर्पण कितना होना चाहिए? दर्पण मिनिमम होना चाहिए 3 मीटर का होना चाहिए, कम से कम 3 मीटर का दर्पण होना चाहिए, जिससे वो पूरा इंसान देख सके। दूसरा, अगर कितनी दूरी पर बैठे, कितनी दूरी या कितनी ऊंचाई का दर्पण लगाया जाए या कितना दर्पण की दूरी रखी जाए जिससे
इंसान के पीछे वाली की दीवार पूरी देखी जा सकती है। तो h/3 का दर्पण, h/3 दूरी पर अगर कोई इंसान बैठेगा, h/3 दूरी पर कोई इंसान बैठेगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस इसकी है x, दर्पण यहाँ लगा हुआ है और हमको ये वाली दीवार पूरी चाहिए देखने के लिए। अगर हमें पूरी दीवार देखनी है तो हम कितनी दूर बैठे कि हमारा जो दर्पण पीछे वाली दीवार है, नहीं सॉरी, ये दर्पण कितनी ऊंचाई का लगाएं कि हमें ये पूरा दीवार दिख जाए, तो h/3। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, है ना, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है आपसे, सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अब इसके आगे आपका दिया हुआ है गोली दर्पण में लेंस। तो गोली दर्पण समझ लीजिए, बस 2-3 बातें बताता हूँ गोली दर्पण की, सिंपल सी, जिससे आपको समझने में आसानी हो फटाफट। तो गोली दर्पण में जो है 2-3 क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा ये कि बताइए भैया कौन सा दर्पण है जिसमें अवतल मतलब आभासी इमेज बनती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछेगा कौन सा दर्पण है जिसमें रियल बनती है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा ये पूछेगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन सा जो है मिरर यूज़ करेंगे। चौथा ये पूछेगा कि फ्रंट व्यू में, मतलब जो कार में रियर वो लगा रहता है, वो मतलब क्या, मतलब शीशा जो लगा रहता है, उस शीशे की मतलब उस शीशे में कौन सा दर्पण लगा रहता है, ठीक है, बैक फ्रंट वाला, उसमें कौन सा वो लगा रहता है, ये पूछेगा आपसे। ये 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछता है बस, और ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। इसमें से दर्पण से यही 3-4 क्वेश्चन पूछता है, और अगर पूछना चाहेगा तो फिर वो सवाल भी पूछ लेगा आपसे। तो सब कुछ पूछ सकता है, मतलब सब कुछ पूछ सकता है, कुछ भी नहीं पूछेगा। पर इतना ज़रूर है कि जो मैंने आपको बताया उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमारा हो गया इतने में आपका काम हो जाएगा। तो अब हमारा है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण में कौन सी 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। अवतल में क्या होता है, उत्तल में क्या होता है। तो अवतल दर्पण, तो ये हो गया हमारा अवतल, ठीक है। इसे गोल करेंगे तो यहाँ हो जाएगी रेडियस, और यहाँ हो जाएगी इसकी फोकस, ये इसका जो है पोल, ये हो जाएगा रेडियस, इसकी सेंटर सी कहेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है दोनों प्रकार की इमेज बनती है, वास्तविक और रियल दोनों, ठीक है। रियल तब बनती है जब ये इसके इधर रखा जाता है, वास्तविक बनती है तब, आभासी तब बनती है जब पोल और फोकस के बीच में यहाँ कहीं पे वस्तु रखते हैं, तब जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो दाढ़ी बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, 1/v + 1/u = 1/f। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इससे सवाल पूछे जाएंगे कि एक वस्तु यहाँ रखी है 20 सेंटीमीटर पर, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, और उसका u कितना होगा यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई। तो मैं बताता हूँ उसको, सुनिए। पहले ये हो जाएगा r = f, ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए पहले। तो r = f, मतलब ये देखिए इतना r है 20 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा 10 इतना हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 फैक्ट, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2 फैक्ट। पहला फैक्ट ये है किस प्रकार की इमेज बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों। उत्तल किस प्रकार की बनाता है, सिर्फ और सिर्फ आभासी, वास्तविक नहीं बनाता है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल्स, इसके इस तरफ आएंगे सारी दूरियां माइनस, इधर जाएंगे सारी दूरियां प्लस, ठीक है। तो इधर वाले पे आ जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा f। क्वेश्चन कैसा दिया होगा, u बराबर दिया होगा मान लीजिए 20 और v बराबर दिया है 10, तो f बताइए कितना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा v/, अब देखिए दूरी से माइनस इधर की ओर है, तो इतना हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी, अवतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या जो है डबल जस्ट हो जाएगी, जस्ट डबल की त्रिज्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। तो यह सवाल लगाते हैं, दोनों इधर लेफ्ट साइड में दिया है, अवतल दर्पण दिया है, तो दोनों के माइनस हो जाएंगे,
तो ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 1/10 इज इक्वल 1/f। तो ये हम यहाँ पर कितना लेंस से मिले 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का रहेगा, माइनस का 20 इज इक्वल 1/f। ये हो जाएगा 30 माइनस का 20 × 10 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/3 माइनस का इज इक्वल f। -3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, इसमें से सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही आएंगे जो मैंने आपको बताया। पहला क्वेश्चन ये कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अवतल का। दूसरा, आभासी और वास्तविक किस दर्पण से बनते हैं, प्रतिबिंब इससे बनते हैं, अवतल से बनते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, गाड़ी का जो कार का साइड मिरर होता है, उसमें कौन सा दर्पण यूज़ होता है, उत्तल दर्पण यूज़ होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। और अवतल का इस्तेमाल जो गाड़ी होती है कार के फ्रंट रोज़ में, मतलब जो फ्रंट ऊपर छत पे लगा रहता है कार के ऊपर साइड में, जहाँ पर ड्राइवर देखता है, बैक फ्रंट देखता है, वहाँ पर भी अवतल ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम फिर चलते हैं अपने काम के अपवर्तनांक पर। मतलब ये हमारे पास एक स्लैब है, इस स्लैब पर एक रे आके टकराती है, ये इसका अभिलंब है और यहाँ से मुड़ जाती है। ये हमारा है I और ये हमारा है R, तो फॉर्मूला बनेगा sin I/sin R इज इक्वल n बराबर C/V मीडियम बराबर लैम्डा एयर इन लैम्डा मीडियम। यहीं से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, चाहे देखिएगा आप। क्या चेंज नहीं होता है इसमें, तो इसमें आवृत्ति चेंज नहीं होती, इस फिनोमेना में आवृत्ति चेंज नहीं होती है, इस फिनोमेना में आवृत्ति चेंज नहीं होती है। बस आपको ये भी याद रखना है बहुत बड़े लेवल पर। इससे बहुत सारे सवाल बने हुए हैं, ये मीडियम ऑफ द ग्लास है। ठीक है, अब मैं कुछ और फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये 2 3 ये दिया हुआ है, 1 2 3, इसका जो इसका है ये है n1, ये है n2, ये है n3, ये है n4, ये है n5 और ये है n1। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ के लिए जो इसके लिए फॉर्मूला होगा हो जाएगा n2/n1, ये वाला n1 इंटू, अब इसके लिए आ जाइए, इन दोनों के लिए आ जाइए, इन दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा n3/n2 इंटू, इन दोनों के लिए आ जाइए, हो जाएगा n4/n3 इंटू n5/n4 इंटू n1/n5। देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये भी कट रहा है। कितना हो गया 1। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए कि 2 मीडियम दिए होंगे ANG इंटू GNA इज इक्वल हो जाएगा 1। आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, अब इसमें से फोकस दूरी के लिए आ जाइए। अभी तो इतना मैंने बताया, इसके लिए देखता हूँ है क्या सिलेबस में। प्रतिबिंब का बनना बता दिया मैंने आपको, अपवर्तनांक बता दिया। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो समझिए। ये इतना हो गया हमारा। यहाँ से आ जाइए, हो जाएगा 1/f इज इक्वल n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको देख लीजिए ना, क्या रिलेशन है, f प्रोपोर्शनल टू 1/n-1 है। अगर हम किसी भी फोकस दूरी वाले लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो 2005 या 8 में आया था, वो क्वेश्चन ये था कि अगर कोई गोताखोर पानी के अंदर से हरी वस्तु को देखता है तो उसे कैसी दिखाई देती है, तो हरी वस्तु को देखता है इसका मतलब है वो नीली दिखाई देगी। ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें कैसे क्या मामला दिया हुआ है। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये इसकी हो गई सेंटर, ये हो गया हमारा R1, ये हमारा हो गया R2। जिस जगह से पहले ऑब्जेक्ट से रे टकराती है वो हमारा R1 रहता है। ठीक है, वो हमारा R1 रहता है। तो इसके इस तरफ ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये इस तरफ प्लस हो जाएगा। फोकस दूरी और पावर P इज इक्वल 1/f होता है, ये भी आपको याद रखना है। फोकस दूरी डायोप्टर में काउंट करते हैं, फोकस दूरी जो है डायोप्टर में काउंट करते हैं, और फोकस दूरी जो फोकस दूरी है
वो किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है कांच के या जो भी जिस पदार्थ का, मतलब पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ के अपवर्तनांक पर फोकस दूरी निर्भर करती है। क्षमता ज़्यादा होगी, क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो फोकस दूरी कम होगी। ठीक है, फोकस दूरी कम है इसका मतलब रेडियस भी कम होगी, रेडियस भी कम होगी क्योंकि F इज इक्वल R/2 होता है। ओके, ये हमारा हो गया माइनस का R1, ये हो गया प्लस का R1। अगर ये इसमें रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी -R, ये हो जाएगा +R, दोनों को ऐड करेंगे 2/R। ये हमारा हो गया F का। यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा कि एक द्रव में F फोकस दूरी वाले लेंस को डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी बताइए, उसका अपवर्तनांक दिया होगा, वहाँ से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब आगे इसका आपका दिया हुआ है मानव की आंखें और विपतन और अमर्णकता। तो मानव की आंख में आपको क्या पढ़ना है, तो मानव की आंख में आपको पढ़ना है दूर और निकट दृष्टि दोष, दूर और निकट दृष्टि दोष पढ़ना है कि कैसे काम करता है। ठीक है, दो चीज़ें समझिए। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, दूर की चीज़ पहले निकट समझिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे निकट, निकट के लिए क्या करना है, तो निकट में आज इसको साफ कर देते थोड़ा सा। निकट के लिए देखिए, तो निकट के लिए हो जाएगा हमारा, हमें निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। मतलब क्या है, हमारी आँख की जो क्षमता है वो क्या हो गई है, मतलब हमें अवतल लेंस यूज़ करना है। निकट का दिखाई दे रहा है मतलब हमें दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें अवतल लेंस यूज़ करना है, अवतल लेंस यूज़ करना है। अवतल लेंस यूज़ करेंगे, किस लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी आँख का जो है फोकस दूरी कम हो गया है, क्षमता बढ़ गई है। फोकस दूरी क्या हो गई है हमारी, बढ़ गई नहीं, कम हो गई है, और क्षमता क्या हो गया है हमारा, बढ़ गया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइज़, मतलब जो आइज़ का कर्वेचर है, मतलब जो गोला है वो क्या हो गया है, कम हो गया, सिकुड़ गया है। इसकी वजह से ये घटना होगी। अवतल लेंस यूज़ करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, उत्तल लेंस किस में यूज़ करेंगे, उत्तल लेंस यूज़ करेंगे हम किसमें, दूर दृष्टि दोष में। हमें दूर की दिखाई गई, पास की नहीं दिखाई देगी, उसमें हम उत्तल वाला यूज़ करेंगे। उत्तल में क्या होगा, उत्तल में जो है फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगी, और ये बनेगा रेटिना से पहले, रेटिना से पहले बन जाएगा, और ये रेटिना के बाहर बनेगा, रेटिना से बाहर बनेगा, रेटिना के बाहर ये बनेगा। आपको बस यही दो याद रखना, एग्जाम में यही पूछेगा आपसे, ये समझ लीजिए, और कुछ नहीं पूछने वाला। इतना सिंपल पेपर आएगा कि आप आगे सॉल्व कर लोगे। इसके आगे दिया हुआ है अवर्णकता। अवर्णकता क्या होती है, मतलब जब किसी भी अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से रेज आके टकराती हैं, समझिए ये दिया हुआ है, बहुत सही रेज आ रही है मान लीजिए। ठीक है, जो पास वाली रेज है वो यहाँ पर आके मिल गई, ठीक है, और जो दूर वाली रेज है वो यहाँ पर आके मिल गई। अब इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये जो घटना हुई है इस घटना को ही कहते हैं अवर्णकता। मतलब जैसे कि किसी भी लेंस के अंदर जो विपथन होता है, विपथन मतलब कलर चेंज करना, जैसे कि यहाँ पर देखिए उपेक्षणी, मतलब जो लिमिटिंग रेज आ रही हैं वो सारी रेज अपने हिसाब से मोड़ रही, पर कुछ रेज ज़्यादा मुड़ जा रही, कुछ कम मुड़ रही। क्यों मुड़ रही है, यहाँ पर इसका आर देखिए, यहाँ पर इसका आर देखिए आप, अगर इसका आर ज़्यादा हो जाएगा तो एफ कम हो जाएगा, पर यहाँ पर तो इसका आर बहुत कम है, यहाँ पर इसका आर कम है इसलिए इसका पावर बढ़ गया। इसका पावर बढ़ जाएगा तो इस रेस को और मोड़ देगा, जब ये मोड़ देगा तो यहाँ पर ये आ जाए, रेस की कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि आपने अभी पढ़ा, ये 1/f इज इक्वल NV माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा हो गया किसके लिए, FV कलर के लिए, वैलेट कलर के लिए। ठीक है, अब उसी प्रकार रेड के लिए आ जाइए, ये हो जाएगा NY माइनस 1। वर्ण विपथन वाला समझ लीजिए फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। लेस कर दीजिए तो हो जाएगा FV माइनस FR बाई NFY इज इक्वल NV माइनस NR बाई NV माइनस 1। ये हो गया हमारा, ये होता है ओमेगा, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल F2/F1, ये होता है माइनस का। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे
क्वेश्चन बन सकता है। वर्ण विपतन क्या होता है? सीमांत किरणें जो आती हैं, सीमांत किरणें और पाछड़ी किरणें दोनों को अलग अलग करने के लिए जो पावर चाहिए होती है लेंस के लिए, वो वाली पावर कहलाती है हमारा विपतन। जो यहाँ पर हुआ है, ये जो हो रहा है, ये हमारा विपतन है। हम चाहते हैं कि ये वाली रेस जो जिससे इमेज दूर बन रही है, जिसकी इमेज दूर बन रही है, वो खत्म हो जाए, या पास वाली, तो हम चाहते हैं कि ये वाला ना बने। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम क्रॉस लेंस यूज़ कर सकते हैं। उपाचनी रे ऊपर को ये वाली, इसको हम ब्लैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला, इसको ब्लैक कर देंगे तो यहाँ से जाएगा, यही वाली रेज यहाँ बनेंगी, तो विपतन होगा ही नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपना प्यार दीजिए। जैसी भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ज़रूर मिले तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।